अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ तरीक़े तदरीस के मुताल्लिक़ आज हम मुताला करेंगे। तो पहला जो जिस तरह से कि सिलेबस में दिया गया है वो है बहस व मुबाहसे का तरीक़ा। बहस मुबाहसे से हमें बात समझ में आती है कि क्या करना है, एक दूसरे से डिस्कशन है। बहस व मुबाहसा के तरीक़े की बात हो रही थी, तो इसमें किसी मौजू पर बहस व गुफ्तगू की जाती है और इसके ज़रिए तालीम दी जाती है। पहले उस्ताद और तलबा में गुफ्तगू होती है, एक दूसरे से मुबाहसा करते हैं, यानी किसी एक मौजू पर बहस की जाती है। फिर उसके बाद तलबा आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन से किसी एक नतीजे पर पहुंचते हैं और मौजू के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मालूमात वो हासिल करते हैं। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ सलाहियतें होती है, उस एतबार से वो बहस जो होती है वो एक पाए तकमील को पहुंचती है। इससे जो इसकी जो खुसूसियात हैं उसमें पहली है कि बहस जो होनी चाहिए वो खुले जहन से होनी चाहिए। इससे जो बातें निखर के आती हैं उसमें एक है लीडरशिप की क्वालिटी निखरती है और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत इसमें पैदा होती है, एक दूसरे की बात को समझने की सलाहियत इसके अंदर पैदा होती है। और इसमें चूंकि बहस और मुबाहसा ऐसा होता है जिसमें कि जो तो एक दूसरे को जो बातें की जाती हैं तो ऐसी सूरत में बात एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन होता, यानी एक दूसरे की मुखालिफत भी होती है। इस वजह से कि तलबा के अंदर उनकी आदत और अतबार क्या है, चिढ़ जा रहे या उनके अंदर गुस्सा है, ये चीजें उभर के आती है बहस और मुबाहसे के तरीके में कि कौन से तलबा की आदतें क्या है, वो क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, ये चीजें उभर के आती है। तलबा के जो तासुरात हैं, उनके तासुरात है या उनके अंदर जो मवाद है, उनके अंदर जो इल्म है वो उसका अंदाजा लग जाता है और ये मंतखी फिक्र की सलाहियत को परवान चढ़ाता है। ये इसकी खुसूसियात है, मंतखी यानी सोच और विचार की सलाहियत को ये परवान चढ़ाता है। तो ये पहला हो गया बहस और मुबाहसे का तरीका। और एक तरीका है तकरीरी, जिसको बयानिया तरीका है, लेक्चर तरीका बोलते हैं, बड़ी बड़ी क्लासों के लिए मौजू है। और इसमें क्या है कि ये छोटी क्लास के पहले जो बताया गया, इब्तदाई क्लासों के लिए भी आप बहस के जरिए पढ़ा सकते हैं। तकरीरी जो तरीका है, बयानिया तरीका है, लेक्चर तरीका, ये इसको एक नाम ये भी दिया गया है कि चाक एंड डस्टर का तरीका नाम दिया गया है। इसमें बिल्कुल असातिज़ा जो सो एक्टिव होते हैं और बच्चे जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, यानी एक तरफा वन वे सिस्टम होता है ये बयानिया तरीका। इसमें बच्चों को सवालात करने या फिर सवालात करने की तो इजाज़त होती है, लेकिन बाद में तो उन्वान को समझाते हुए ये जो भी लेक्चरर होता है वो एक ही उन्वान पर सैर हासिल गुफ्तगू करता है, यानी बहुत सी मालूमात एक साथ यानी कंटिन्यूअस देते रहता है और उन्वान को समझाता है। तो ये उन्वान को समझाने का एक बेहतरीन तरीका है। और इसमें जो बात होती है वो ये है कि तकरीरी तरीके में एक जो डिफेक्ट इसका ये है कि बच्चे इसके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं होते। तो जो लेक्चरर होता है उसको खास तवज्जो देने की ज़रूरत होती है कि क्या वो इस तरफ मुतवज्जा है या नहीं है, लेक्चरर की तरफ मुतवज्जा है या नहीं है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। और इसकी खुसूसियात में ये मुनज़्ज़म तौर पर होना ज़रूरी है। और फिर बड़ी तादाद को पढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। इसकी मनफी जो खुसूसियात है यानी इसके नेगेटिव जो पॉइंट्स है उसमें एक बोरिंग तरीका है। बोरिंग तरीका इसलिए है कि एक तरफा लेक्चर चलते रहता, बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उगता जाती है तबीयत, तो ये बोरिंग एक तरीका है। और ये सिर्फ सुनने को बढ़ावा देता है, सिर्फ सुनने की सलाहियत उभरती है, इसमें कहने की सलाहियत नहीं उभरती। और फिर ये असातिज़ा मरकूज़ तरीका है, यानी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है दो तरीके का है, तिफल मरकूज़ और फिर टीचर सेंटर यानी असातिज़ा मरकूज़। और ये तरीके में इस तरह से पढ़ाया जाए तो ये असातिज़ा मरकूज़ होगा, क्योंकि वन साइड है, वन वे सिस्टम यहाँ पर चलता है, इसमें तलबा का कोई किरदार नहीं होता। तालिब इल्म को समझने की सलाहियत में भी कमी इसके अंदर वाक़ई होती है। ये एक तरीका हो गया। और एक है सवाल जवाब का तरीका। सवाल जवाब के तरीके में अब इसके नाम से ही जाहिर होता है कि सवाल जवाब क्या है, यानी सवालात किए जाते हैं, उसके जवाबात हासिल किए जाते हैं। ये तरीका सुकरात किए जाते। ये तरीका जो ईजाद किया है वो सुकरात है। उसका कहना था कि हमारे अंदर बहुत सी मख्फी सलाहियतें हैं। आज भी हम जो माहिरीन तालीम हैं वो इसी पर तवज्जो दे रहे हैं कि हर
बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ मख्फी सलाहियतें होती हैं। असातिज़ा का काम ये है कि उनकी मख्फी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाए। बच्चा खाली जहन नहीं होता, बच्चा का जहन बिल्कुल कोरा नहीं होता, बल्कि उसके अंदर बहुत सी मालूमात का ज़ख़ीरा होता है और उसके अंदर बहुत सी दिलचस्पियों का ज़ख़ीरा होता है, उसकी बहुत सी दिलचस्पियाँ होती है, उसको उभारा जाए और उसी नहज पर उसको अगर तालीम दी जाए, उसी नहज पर अगर उसको तालीम दी जाए तो वो उसकी सलाहियतें परवान चढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर ये सुकरात ये बता रहा कि ये सुकरात की इजाद करदा तरीका है और वो ये बताता है कि मख्फी सलाहियतें, ये एक पॉइंट याद रख लीजिए आप। अब सवाल जवाब के जरिए वो मख्फी सलाहियतों को बाहर निकाला जा सकता है। सवालात करते हुए, जवाबात लेते हुए, मुदर्रिस सवाल करेगा, बच्चा जवाब देगा, फिर सवाल, फिर जवाब, फिर सवाल, फिर जवाब। इससे जो है उसके अंदर की जो सलाहियतें हैं वो उभर कर आएंगी और समझ में आ गया कि किस चीज में दिलचस्पी लेता है, उसे कौन सा सब्जेक्ट बेहतर लगता है और किसमें वो माहिर बन सकता है। ये इसकी सलाहियतें उभर के आती हैं इस अंदाज से। अब इसके खुसूसियात में जो बात है, ये दोनों मरकूज तरीका है, तिफल मरकूज भी है, असातिज़ा मरकूज भी है, दोनों तरीके का है, क्योंकि दोनों भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। सवाल एक करा तो जवाब एक दे रहा। बच्चे भी सवालात कर सकते हैं, उन्हें भी खुली इजाजत होती है इसमें कि वो किसी भी अंदाज का सवाल करे, उसका जवाब उस्ताद को देना होता है। तो लिहाजा ये दोनों मरकूज तरीका है, तलबा भी और असातिज़ा भी। और जो सवालात होते हैं, जो सवालात तलबा को दिए जाते हैं, वो उनको तजस्सुस की तरफ राग़िब करते हैं, मुतजस्सिस होते हैं वो। तजस्सुस ऐसे सवालात होते हैं कि बच्चे तजस्सुस करने पर, जुस्तजू करने पर माइल होते हैं। और फिर असातिज़ा उसका सवाल का जवाब देकर, अगर बच्चा सवाल का जवाब ना दे तो उसकी रहनुमाई करते हैं कि इस तरह से होता है, यानी दोनों की मालूमात में इजाफा होता है। इस तरीके में असातिज़ा और तलबा दोनों की मालूमात में इजाफा होता है। ये तरीका बहुत ही बेहतरीन तरीका है और बहुत ही फायदेमंद तरीका है, सवाल जवाब का तरीका। तो ये 3 तरीके हो गए और एक चौथा तरीका प्रोजेक्ट का है। ये इसमें जो दो बातें याद रखनी है आपको कि मख्फी सलाहियतों को उभारना सवाल जवाब के जरिए मुमकिन है, और चूंकि मख्फी सलाहियतें तलबा में होती है, ये भी याद रखना है आपको। और एक चीज जो याद रखनी है, ये सुकरात का ईजाद करदा है, ये भी बात जहन में रखनी है। और उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और एक तरीका, यह तरीका है प्रोजेक्ट तरीका। प्रोजेक्ट, इसमें प्रोजेक्ट दिया जाता है। यह है विलियम हर्ड विलियम हर्ड किलपैट्रिक का तरीका है। यह प्रोजेक्ट का तरीका, प्रोजेक्ट मंसूबाई तरीका, मंसूबे का तरीका है। ये मंसूबे के तरीके को जो इजाद करदा है और जिसका मंसूबे तरीके का जो बानी है उसका नाम है विलियम हर्ड किलपैट्रिक। ये आप पढ़े हैं तो उसकी देन है ये। इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। प्रोजेक्ट कहाँ होता है, इसकी मंसूबा बंदी बच्चे करना होता है। एक प्रोजेक्ट जब उस्ताद देता है उन्हें तो उसकी मंसूबा बंदी वो बच्चे करते हैं, ग्रुप की शक्ल में मिलकर करते हैं। फिर ये तरीका जो है तुलबा मरकूज तरीका है। इसमें तुलबा को काम दिया जाता है। अब वो काम समाज से मरबूत होता है, वो काम जो होता है समाज से ताल्लुक रहता है, यानी उनको बाहर निकलना है, कुछ मालूमात इकट्ठी करनी है, किसी से मुलाकातें करनी है, किसी से इंटरव्यू लेना है, तमाम चीजें प्रोजेक्ट में आती हैं। आजकल हमारे पास जो जांच का तरीका है, जांच का तरीका हमारे पास जो है वो बदल दिया गया है। अब जो जांच का तरीका है वो जांच के तरीके में तायीन क़दर के लिए जो बात कही जा रही है कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी मुसलसिल जामे जांच। जो भी जांच की जा रही है वो मुसलसिल है और जामे है। तो इसमें बहुत से टूल्स हैं, जिसमें कि प्रोजेक्ट भी एक टूल है। हर एतबार से प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। उर्दू के लिए भी प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जाता है, तेलुगु के लिए भी दिया जाता है, दूसरे मज़ाबिन के लिए भी एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो ये प्रोजेक्ट के जरिए उन लोगों से काम लिया जाता है, उनकी सलाहियतों को उभारा जाता है। तो ये बच्चों को ग्रुप की शक्ल में दिया जाता है ये काम, और ग्रुप में बच्चे मंसूबा बंदी कर लेते हैं कि क्या करना है, क्या काम दिया गया है। उसके प्लानिंग करने के बाद उसके बाद तलबा जो है तो वो उसके जो काम दिया गया है वो काम की तकमील करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होते हैं, एक दूसरे के आपकी मालूमात शेयर करते हैं और बाहर फिर जाकर समाज में जो काम दिया गया है वो काम की तकमील करते हैं। तो उसमें पहले एक प्लानिंग होता है। इससे क्या होगा कि बच्चों की तख्लीकी सलाहियत परवान चढ़ेगी। ये जो प्रोजेक्ट मेथड है इसमें बच्चों की तख्लीकी सलाहियत बढ़ती है, परवान चढ़ती है। और फिर इसमें और
इंकशाफी तरीका भी एक है हमारे पास, ह्यूरिस्टिक मेथड। इसमें और फिर प्रोजेक्ट में, दोनों में एक बुनियादी फर्क है, वो ये है कि ग्रुप में काम होता है, जबकि इंकशाफी तरीके में वो इनफरादी तौर पर काम अंजाम पाता है। दोनों में एक फर्क ये है, किसमें ये भी बात ज़हन में रखिए, आप नोट कर लीजिए कि प्रोजेक्ट मेथड में ग्रुप की शक्ल में काम होता है, इंकशाफी तरीके में भी यही काम होता है, लेकिन इनफरादी तौर पर अंजाम दिया जाता है। इंकशाफी तरीके में ह्यूरिस्टिक मेथड जिसे कहा जाता है, यानी जो प्रॉब्लम दिया जाता है इंकशाफी तरीके में, वो प्रॉब्लम एक बच्चे को दिया जाता है, फिर वो बच्चा प्रॉब्लम को पूरा करता है। प्रोजेक्ट में एक ग्रुप की शक्ल में दिया जाता है, ग्रुप में बच्चे जो मसला दिया गया या जो उनको उन्वान दिया गया, जिस ताल्लुक से मंसूबाई काम करके वो लोग उसकी तकमील करके असातिज़ा के सामने पेश करना है, ग्रुप की शक्ल में जाते हैं, उसकी रिकॉर्ड करते हैं और उसके इकट्ठा करते हैं मालूमात अगर दी गई तो, और उसको फिर असातिज़ा के सामने पेश करते हैं। पेशकश होती है इसमें प्रोजेक्ट मेथड में, और एक फिर आपका जो काम किया गया है वो काम की नुमाइश भी होती है और उसकी पेशकश होती है, उसकी रुदाद भी लिखी जाती है, यानी उसकी रिपोर्ट भी तैयार की जाती कि किस तरह से वो काम अंजाम दिया गया है। तो इसमें बहुत सी चीजें तख्लीकी सलाहियत की हामिल होती हैं, इस तख्लीकियत को परवान चढ़ाता है इसमें, यानी एक कंस्ट्रक्टिव है और दिलचस्पी है और मसाइल का हल होता है इसमें, खुसूसी मालूमात भी इसमें हासिल होती हैं। तो ये 4 तरीके हुए आपके कि प्रोजेक्ट तरीका। इसमें इसका नाम याद रखना है आप, विलियम हर्ड किलपैट्रिक, ये एक नाम याद रखना है। और प्रोजेक्ट में दूसरी चीज ये है कि इंकशाफी तरीका और फिर प्रोजेक्ट तरीके, दोनों में बुनियादी फर्क ये है कि प्रोजेक्ट तरीके में ग्रुप में काम अंजाम पाता है, इंकशाफी तरीके में इंडिविजुअल यानी इनफरादी तौर पर काम अंजाम पाता है। और इससे फायदा ये होता है कि तख्लीकी सलाहियत परवान चढ़ती है, चूंकि इसके अंदर रिपोर्टिंग होती है, इसके अंदर काम की नुमाइश होती है, ये तमाम चीजें वो बच्चे की तलबा की जो सलाहियतें हैं वो उभर के आती हैं, वो सलाहियतों को बरवेकार बच्चा लाता है। तो ये 4 हो गए, और अब 5वें में चलेंगे हम। वो ये कि और क्या तरीका था, बहुत से तरीके हैं। ठीक है, 5वें की तरफ, 5वां कहाँ रखा है मैं, हाँ, तो बहरहाल दूसरा भी एक कर लेंगे, इंकशाफी तरीका इसके साथ ही पढ़ लेंगे। इंकशाफी तरीका ह्यूरिस्टिक मेथड कहा जाता है इसको। इसकी जो बुनियाद रखने वाला है H.E. आर्मस्ट्रांग है, ये बुनियाद रखने वाला, इसका नाम लिख लीजिए, H.E. आर्मस्ट्रांग, ह्यूरिस्टिक मेथड, इंकशाफी तरीका। इसकी बुनियाद रखने वाला है H.E. आर्मस्ट्रांग, ARAM, आर्मस्ट्रांग। इस तरीक़े को पोलिन का भी नाम दिया जाता है और उसके साथ साथ और एक भी नाम दिया जाता है इसको, डैंकर ने भी इस पर कुछ काम किया है, ये दोनों का नाम भी इसके साथ आता है ह्यूरिस्टिक मेथड में। अब ह्यूरिस्टिक मेथड है क्या, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का होता है। ह्यूरिस्टिक मेथड जो होता है यानी इंकशाफी तरीका जो होता है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का नाम इसको ये भी दिया जाता है। इस तरीके में तलबा क्या करते हैं, इस तरीके में तलबा ये करते हैं, खुद से हकायक की तलाश करते हैं। उन्हें एक मसला दिया जाता है और वो मसले को हल करने के लिए खुद से वो मसाइल का हल तलाश करते हैं। अब उसमें जो परेशानियां, जो दिक्कतें आती हैं उनको और उनके तजुर्बे को जो काम में लाते हैं वो, जिसके नतीजे में हकायक तक पहुंच जाते हैं। पहले तो उन्हें उसके अंदर आपके कामयाबी नहीं मिलती, फिर दोबारा कोशिश, इस तरह से कोशिश करते हुए आखिरकार वो नताइज तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें तलबा कोशिश करते हैं और कोशिश में गलतियां भी होती हैं, फिर गलतियां जो होती हैं उसको बार बार गलतियों को दोहराया नहीं जाता बल्कि गलतियों पर काबू पाया जाता है, इसकी खास खासियत है। अब एक दफा गलती हो गई तो दूसरी दफा उस पर काबू पाया जाता है। मिसाल के तौर पर आप उर्दू के निस्बत से देखें तो आप कुछ एक सेंटेंसेस उनको दिए कि ये सेंटेंसेस को जोड़िए, या फिर आपके कोई और काम दिए, मिसाल के तौर पर 4 हरफी 5 हरफी अल्फाज दिए, इसमें क्या क्या है निशानदही कीजिए, तो कुछ गलतियां करेंगे उसमें, बाद में फिर वो गलतियों पर भी काबू पाते हैं, एक दूसरे से जोड़ियां जोड़ने में या कोई और काम में भी। तो इस तरह से ये बच्चों के अंदर खुद एतमादी भी पैदा करता है, खुद से ये हल कर रहे, खुद से काम अंजाम दे रहे और गलतियों पर खुद से कंट्रोल कर ले रहे, तो इस एतबार से तलबा में खुद एतमादी पैदा होती है। तो इनका शाफी तरीका है और
ये तरीके का इजाद करने वाला, ये बात याद रखनी है, एच.सी. आर्मस्ट्रांग, और दोनों के नाम भी इसके साथ दिए जाते हैं, पोलिन और उसके बाद डैंकर, ये भी। और इसको और एक नाम ये दिया गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी दिया जाए, आपको कहा जाए तो इंकशाफी तरीके के मुताबिक ही आपको लिखना है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी और एक तरीका आपके एक्टिंग का तरीका, यानी रोल प्ले या ड्रामेटाइजेशन, ये एक तरीका है। इसमें क्या होता है एक्टिंग में, ये तो रोल प्ले तो हमको मालूम है कि रोल प्ले कैसा करते हैं। कोई भी एक चीज पढ़ाई जा रही, कोई एक सबक पढ़ाया जा रहा, उसके अंदर कोई किरदार है, तो वो किरदार के जो एक्ट है, मतलब ये कि किरदार के जो सेंटेंस है, एक बच्चे से कहने के लिए कहा जाता है, या उस्ताद भी कह सकते हैं, या तलबा भी कह सकते हैं। और बाकी तलबा, जब ये रोल प्ले किया जा रहा है तो बाकी तलबा का काम ये होता है कि वो गौर से देखें कि वो किस तरह से वो काम अंजाम दे रहे हैं, किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर उसमें खूबी है या खामी है तो उस पर ये तलबा, जो बाकी तलबा जो मुशाहिदा करते हैं, जो रोल प्ले कर रहा है, बहुत से अजबाक हमारे पास ऐसे होते हैं जो रोल प्ले के जरिए समझाए जा सकते हैं। तो रोल प्ले के जरिए आप समझा रहे हैं वो सबक को, तो जो बच्चा रोल प्ले कर रहा है, एक तालिबे इल्म और फिर उस्ताद उसकी रहनुमाई कर रहा, तो वो रोल प्ले जो कर रहा है उस पर गौर से देखते हैं जो बाकी तलबा क्लासरूम के हैं, और उसके सरगर्मियां जो होती हैं वो सरगर्मियों पर नजर रखे होते हैं। तो इस तरीके में जो फायदा होता है वो ये है कि अमली सरगर्मियां और उसका मुशाहिदे की क़ुव्वत, काम अंजाम देने की क़ुव्वत और मुशाहिदे की क़ुव्वत में यहाँ पर इजाफा होता है। मुशाहिदा करके कमियां कहाँ रह गई उसका मुशाहिदा करते हैं। जो भी बच्चा रोल प्ले कर रहा, वो बच्चा रोल किस तरह से प्ले किया, वो गौर करते हैं और नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये गलतियां किया है। और एक बात अहमियत की हामिल ये है कि खुद की गलतियां खुद को नजर नहीं आती, और फिर दूसरे देखकर ही समझ सकते हैं कि क्या गलतियां हुई। तो इसमें ये फायदा होता है बच्चों को, और ये खास तौर से टीचर्स ट्रेनिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि क्लास ऑब्जर्वेशन होती है, आप लोग डीलेट डीएड के है और क्या क्या है, बहरहाल बीएड है, तो उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन क्लास, पहले जो क्लास ली जाती है, आपके ट्रेनिंग्स ऑब्जर्व करते हैं आपको, और फिर उसमें रिमार्क करते हैं कि आप क्या करें, आपकी आवाज़ कैसी थी, आपका टॉपिक डिक्लेरेशन कैसा था, आपका मुहर्रिका पैदा करने का स्टेप कैसा था, फिर आप जो समझा रहे हो कैसा था। ये ट्रेनिंग में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके खालिक का नाम, यानी इसके बुनियाद रखने वाला, ये इसको ईजाद करने वाले का नाम है, इसका नाम है जैकब एल मोरेनो। जैकब एल मोरेनो है इसका नाम, इसका एक्टिंग के तरीके का, जैकब एल मोरेनो। जैकब एल मोरेनो ये तरीके का मुवज्जिद है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और एक तरीका है इस्तिखराई और इस्तिखराजी। ये दो तरीके बहुत ज़्यादा, और इसी तरह से रास्त तरीका, बिलवास तरीका भी, ये भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस्तिखराई और इस्तिखराजी तरीका, ये दोनों एक दूसरे के करीब करीब नज़र आते हैं, मगर दोनों में बुनियादी फ़र्क है। तो हम पहले पढ़ेंगे इस्तिखराई तरीका, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड, और यह तरीका भी अरस्तु का इजाद करदा है। अरस्तु ने इसको डेवलप किया है, इस्तिखराई तरीके को। अब इस्तिखराई तरीके के इसके बानी में दूसरों का भी नाम आता है, बैकम का भी, हालांकि अरस्तु इस तरीके को आपके डेवलप किया है, लेकिन बानी में बैकन का नाम भी शुमार होता है। और इसका दूसरा जो नाम है इस्तिखराई तरीका, साइंटिफिक मेथड नाम है। इस्तिखराई तरीके का और एक नाम साइंटिफिक मेथड है। इस्तिखराई तरीके का और एक नाम साइंटिफिक मेथड है। अब इसमें क्या किया जाता है इस्तिखराई तरीके में? पहले बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं, बहुत सारी मिसालें दी जाकर वो मिसालों के जरिए एक कायदे को अक्स किया जाता है। ये कवायद पढ़ाने के लिए बहुत मौजूद तरीका है। आज आपकी जो दरसी किताबें हैं, अव्वल जमात से लेकर 10वीं जमात तक, यही तरीके को मद्देनजर रख के कवायद पढ़ाई गई है। कवायद की जो तदरीस है, पहले मिसालें दी जा रही। आपके पास दरसी की कुतुब हैं, उस पर गौर करें तो पता चलेगा कि पहले मिसालें दी जा रही, उसके बाद वो
कायदा अक्स किया जा रहा है, यानी तारीफ कही जा रही। इसम को पढ़ाना है तो इसम की मिसालें दी गई हैं, उसके बाद उसकी तारीफ की गई है। ये तरीका अपनाया जा रहा है। ये बहुत ही मौजू तरीका है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है और बच्चों के समझ में आने वाला तरीका है। इससे क़वायद की तदरीस के लिए बेहतरीन तरीका है। इसमें होता यह है कि पहले मजहूलात से, यानी मतलब पहले जो मालूमात नहीं है, नामालूम से मालूम की तरफ ये जाते हैं, नामालूम से मालूम की तरफ जाते हैं। ये तख्लीक़ी फ़िक्र की सलाहियत को पैदा करता है। ये चंद बातें इस्तिखराई तरीके के ताल्लुक से है। ये नाम याद रखना है। अरस्तू भी है इसके बानी में, बैकन का भी शुमार होता है और इसका दूसरा नाम साइंटिफिक मेथड, ये भी याद रखिए, साइंटिफिक मेथड। इसमें काम क्या किया जाता है कि पहले मिसालें दी जाती, मिसालें देकर कायदा बनाया जाता है। मतलब एक कि क़वायद जब पढ़ा रहे हैं, हम किसी इस्म की तारीफ करना है या फ़ेल की तारीफ करना है तो पहले मिसाल देकर उसके बाद ये बता के समझा के उसके बाद कि फ़ेल की तारीफ ये होती है, ये बताया जाता है। और इससे बच्चों की तख्लीक़ी सलाहियत, क्योंकि बच्चे खुद अक्स करते हैं यहाँ पर। अब इसका बरक्स जो है इस्तिखराजी तरीका, डिडक्टिव मेथड, ये तरीका भी अरस्तू का है। इसमें पहले कायदा बयान कर दिया जाता है, यानी मिसाल के तौर पर पहले तारीफ बयान की जाती है। इसम की तारीफ पहले बयान कर दी गई, उसके बाद उसे बच्चे को समझाने के लिए मिसालें दी जाती है। तो ये तरीका बेहतर तरीका नहीं है। इसलिए नहीं है कि बच्चों को एकदम रेडीमेड मटेरियल मिल जा रहा, बच्चे खुद से इस पर गौर व फिक्र नहीं कर रहे, जबकि इस्तिखराई तरीके में गौर व फिक्र करते हैं। जुमले जब बयान किए जाते हैं, मिसालें जब बयान की जाती है, अब तख्ते सियाह पर जब मिसालें लिखी जाती हैं तो उसको गौर करते हैं कि क्या चीज़ है ये, उसके बाद फिर अक्स करते हैं, कायदा बनाते हैं, उसका ज़ाब्ता बनाते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके बरक्स ये जबकि पहले से कायदा बयान कर दिया गया, उसके बाद वो कायदे को रख कर, जहन में रख कर अब वो मिसालें दी जाती है और वो मिसालें देने के बाद बच्चा समझता है उसको। तो यहाँ पर क्या है कि कायदा रटते रटाने का सिस्टम यहाँ पर वाज़ेह होता है, यानी वो तारीफ याद कर लेता है, तारीफ याद कर लेता है, या हिसाब के मजमून में लेंगे तो ज़ाब्तों को याद कर लेता है। ज़ाब्तों को याद कर लेने के बजाय उसे पहले एक मिसाल देकर, मिसाल के जरिए बताया जाए तो उसके बाद ज़ाब्ता अक्स किया जाए तो देर पा होता है, जहन में बहुत दिनों तक बैठ जाता है, जहन नशीन हो जाता है। तो इसमें मालूम से नामालूम की सफ़र, मालूम से नामालूम की तरफ जाते हैं इसमें। और ये एक तरीका, इसमें जो नुकसान है वो सोचने का दायरा महदूद हो जाता और एक तख्लीक़ी फ़िक्र पैदा नहीं होती है बच्चों में। ये दो चीज़ें हैं। और एक फ़ायदा यह है कि तलबा का वक्त बचता है, यानी रेडी से उन्हें मवाद मिल गया, इसलिए तलबा का वक्त बचता है इसमें। और इसके बाद और देखेंगे, यानी यहाँ पर जो बात याद रखनी है आपको, इस्तिखराई और इस्तिखराजी तरीके में ये दोनों के दोनों तरीके अरस्तू के हैं, लेकिन इस्तिखराई के ताल्लुक से एक बात ये भी कही जाती है कि बैकन भी है, ये माना जाता है, इसको बैकन भी इसका मुवज्जिद है, माना जाता है, अरस्तू है, लेकिन बैकन का भी नाम यहाँ पर हमें मिलता है। और एक बात इस्तिखराई के ताल्लुक से याद रखनी है आपको, यह है कि यह एक साइंटिफिक मेथड है। और तीसरी बात जो याद रखनी है वो ये कि मिसालों के जरिए यहाँ पे कायदे या मिसालों के जरिए ज़ाब्ते अक्स किए जाते हैं। इसका बरक्स है, ये भी अरस्तू का है इस्तिखराजी तरीका, डिडक्टिव मेथड। इसमें जो होता है कि वो मालूम से नामालूम की तरफ जाते हैं, यानी मतलब पहले जैसो मिसालें देकर समझाने के बजाय कायदा बयान किया जाता है, उसके बाद मिसालें दी जाती है। ये तरीके में बच्चों के सोचने की सलाहियत कम होती है, तख्लीक़ी फ़िक्र भी परवान नहीं चढ़ती, अलबत्ता तलबा का वक्त बचता है। यहाँ पर ये चीज़ है। और एक है उसके बाद डाल्टन का तरीका, डाल्टन प्लान, जिसे डाल्टन प्लान भी कहा जाता है इसे। इसके बानी का नाम है, लेडी है हेलन पार्क्रिस्ट, इसका नाम है। इसमें जो बच्चों को तालीम दी जाती है, इस तालीम में तमाम आलात मुहैया किए जाते हैं, यानी बच्चों को करने के लिए आलात, जो भी पढ़ाना चाह रहे उसके लिए मुख्तलिफ आलात यहाँ पर पेश किए जाते हैं। बच्चों को कलम, कापी, पेंसिल, खिलौने वगैरह दिए जाते हैं। बच्चों को करने की खुली आज़ादी इसमें मिलती है, करना है वो अपनी मर्जी से कर सकता है। और फिर वक्त का तयन भी, मुतय्यना वक्त इन्हें दिया जाता है कि ये वक्त में ये काम की तकमील करना है।
ये वक्त में इस काम की तकमील करना है और उस काम को वक्त मुय्यना पर मुकम्मल करने के लिए कहा जाता है। अब इसमें सिर्फ तलबा होते हैं, तलबा मरकूज तालीम पर यहाँ पर जोर दिया जाता है। इसका दूसरा नाम यह है कि लिबर्टी मेथड, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर आज़ादी है, वो क्या करना है करते रहते हैं वो, और फिर उन्हें जब टाइम दिया गया वो टाइम बाउंड काम है, उस दौरान में वो किस तरह से अंजाम दिए काम, ये जो है तो मुअल्लिम देखता है, उसकी निगरानी करता है। तो यह तलबा मरकूज तरीका है। इसको एक नाम लिबर्टी मेथड भी दिया गया है, लिबर्टी मेथड का भी इसे नाम दिया गया है। और एक तरीका है तज्जियाती तरीका, तज्जिया करना, एनालिसिस मेथड। और फिर इसका दूसरा है सिंथेसिस मेथड, तरकीबी तरीका, एनालाइज करना, और तज्जियाती तरीका, तरकीबी तरीका, सिंथेसिस करना यानी जोड़ना। एनालिसिस तरीके में क्या होता है, मसाइल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, फिर उसके बाद उस्ताद एक के बाद दीगरे हर हिस्से की तशरीह करता है कि ये क्या चीज़ है और उनका हल भी बताता है, और फिर ये यानी नामालूम से मालूम की तरफ जाते हैं। ये तरीके में खोज और इंकशाफी तरीके से ये मुमासिलत रखता है। खोज का तरीका यानी डिस्कवरी मेथड और ह्यूरिस्टिक मेथड, दोनों से ये मुमासिलत रखता है। और ये तारीख पढ़ाने में सबसे ज्यादा मौजू है, तज्जियाती तरीका। और इसके बाद तरकीबी तरीका, सिंथेसिस मेथड। इसमें जैसा कि तज्जियाती तरीके में क्या हुआ, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, मसाइल को तकसीम करके उस्ताद उसके हिस्सों की तशरीह करता है और उनका हल भी बताता है, यानी यहाँ पर नामालूम से मालूम की तरफ जाते हैं। यह तरीका खोज और इंकशाफी तरीके से मुमासिलत रखता है और तारीख पढ़ाने में मौजू है। अब इसका उल्टा है तरकीबी तरीका, यहाँ पर छोटे छोटे मसाइल को जोड़ा जाता है, वहां पर तकसीम किया जा रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे मसाइल को जोड़ा जाता है और मजमुए से कोई मानिखेज नतीजा निकलता है। तरकीबी तरीका, मिसाल के तौर पर हमारे पास उर्दू में ये तरीके को अपनाया जा सकता है। कैसे अपनाते हैं आप, के बच्चों को हुरूफ दे दिए, वो हुरूफ देकर उससे अल्फाज बनाने के लिए तरकीबी तरीका, यानी कोई लफ्ज बनाओ बोले, वो बच्चा हुरूफ से लफ्ज बनाता है या अल्फाज से जुमले बनाता है, तो वो क्या होता है कि छोटे छोटे मसाइल को जोड़ता है वो, यानी हुरूफ को यहाँ पर जोड़कर एक लफ्ज बनाता और अल्फाज को जोड़कर जुमलों की तरतीब करता है। तो ये तरकीबी तरीका कहलाता है। ऐसे में तज्जिया करना होता है, नतीजे तक पहुंचना होता है। जब वो बना दिया तो एक नतीजा, मिसाल के तौर पर आप हुरूफ दे दिए थे, चंद हुरूफ दे दिए, उससे एक अब वहां पर हमको एक शर्त भी लागू करनी होती है कि ऐसे अल्फाज बनाना आप जो कि मुनासिब है, मौजू है, जो जिनके कोई माना होते हैं। नहीं तो बेतुकी अल्फाज भी बनाए जा सकते, तो बेतुकी अल्फाज नहीं बल्कि जो मानेदार अल्फाज होते हैं वैसे बनाइए, बल्कि आप चंद हुरूफ दे दिए उनसे। जैसा आपके कुछ गेम भी होता है इस तरह का उर्दू की तदरीस में, या ये जो जबानों की तदरीस होती है मसला का हल निकालने में, एक गेम भी होता है, चंद हुरूफ को जमा करके बहुत से अल्फाज बनाने का गेम भी खेला जा सकता है। तो ये तरकीबी तरीका है। तो इस तरीके से बच्चों में की मालूमात में इजाफा होता है और बच्चे वो हिस्सों को जोड़कर, अब यहाँ पर उर्दू की बात करें तो हम कि वो हुरूफ को जोड़कर या अल्फाज को जोड़कर जुमले तरतीब देते हैं, हुरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाते हैं, बेजोड़ अल्फाज को बेजोड़ अल्फाज होते हैं तो उनको जोड़ते हैं। इस तरह का काम यहाँ पे तरकीबी तरीके में किया जा सकता है। और उसी तरह से और एक यहाँ पर आपके इस्तिखराजी तरीका हो गया, बहुत से तरीके हैं। और एक मारिया मांटसुरी का तरीका, ये तरीका एक पढ़ेंगे हम, उसके बाद माइक्रो टीचिंग, ये एक चीज है, ये एक चीज आपको पढ़नी है। तो मारिया मांटसुरी का तरीका है, डॉक्टर मारिया मांटसुरी है, इसने जो तरीका पेश किया वो हवासे खमसा पर मबनी है। हवासे खमसा क्या है, 5 है। हवासे खमसा 5 है, आंख, कान, नाक, जबान और छू कर। तो ये हवासे खमसा है हमारे। हवासे खमसा के जरिए यहाँ पर मारिया मांटसुरी ये तरीके को अपनाती है, यानी बच्चों के अंदर जो भी चीज है उसको देखना,
اس کو چھونا, اگر کوئی آڈیو ریکارڈنگ وغیرہ ہے تو اس کو سننا, پھر بعض چیزیں ایسی ہے کہ اس کو سونگھنا, بعض چیزیں ایسی ہے کہ چکھنا, چکھ کر اس کو کیا چیز ہے وہ بتانا. یہ طریقہ کہلاتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے یہ مناسب طریقہ ہے. یعنی چھوٹے LKG UKG نرسری اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ طریقہ بہتر ہے. تو یہ طریقہ خود اپنے طور پر یہ سیکھتے ہیں, گروپ بنا کر سیکھنے کے لیے انہیں کہا جاتا ہے, دے دیے جاتے ہیں بہت سی چیزیں. یہ ماریا مانٹسوری کے جو طریقے میں ہے نا, بہت سی آئٹمس ہوتے ہیں, اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, شکلیں ہوتی ہیں, یہ بلاکس ہوتے ہیں, یہ اور بہت سی اشیاء ہوتی ہیں. اس کو دے دیا جاتا ہے بچوں کے گروپ میں اور وہ بچے خود سے کر کے سیکھتے ہیں. یعنی ان کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ ہاتھ لگا کر چھو کر کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ وزن ہے, ہلکی ہے یا شیپ کیسا ہے, وہ بتاتے ہیں. تو یہ بہت دیر پا معلومات ہوتی ہے. یہ چھوٹے بچوں کے لیے مناسب طریقہ ہے. اور ایک مائکرو ٹیچنگ آپ کو آتا ہے. یہ نظریہ جو ڈیولپ کیا ہے مائکرو ٹیچنگ کا, اس کے خالق کا نام ہے ڈوائٹ ایلن. ڈوائٹ ایلن ہے اس کے خالق کا نام. یعنی جو اس کی ایجاد کیا ہے, جو یہ تیار کیا ہے مائکرو ٹیچنگ. مائکرو ٹیچنگ عموماً جو سو آپ کے درس و تدریس کے لیے نہیں ہے, پھر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن خاص طور سے جو ٹیچرس ٹرینرز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مائکرو ٹیچنگ رکھی جاتی ہے. تو اس میں جو کیا جاتا ہے, اس کو آپ کے ایک تاریخ بھی ہے اس کے لیے کہ جس میں طلباء کو تدریس کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں. اور 1963 میں یہ نظریہ پیش کیا گیا بھارت میں, ہمارے ملک کے اندر 1963. اس کا خالق ہے ڈوائٹ ایلن. ڈوائٹ ایلن نام لکھ لیجیے. 1963 میں ہمارے پاس اس طریقے کو, اس نظریے کو پیش کیا گیا. DD تیواری نے الہ آباد میں پیش کیا. پھر 1967 میں سب سے پہلے اس کو عملی جامہ پہنایا گیا, یعنی امپلیمنٹ کیا گیا. پیش کیا گیا 1963. 1967 میں اس پر عمل کیا گیا. یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقے میں کچھ بھی آپ کو پڑھانا ہے تو پہلے 6 منٹ پڑھانا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد 6 منٹ فیڈ بیک لینا ہے. مختصر وقت ہوتا ہے اس کا, 6 منٹ پڑھانا, 6 منٹ فیڈ بیک. یعنی آپ لیسن پلان بنا لیے کیا پڑھانا ہے, 6 منٹ پڑھا دیے, 6 منٹ کے بعد پھر فیڈ بیک لیے, یعنی اس کا اعادہ کرے جو بھی پڑھائے تھے. اور پھر اگر وہاں پہ کمیاں رہ گئی تو پھر اس کو ری پلان کیا جاتا ہے, وہ 12 منٹ میں کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد پھر اس کو پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ہے مائکرو ٹیچنگ. مائکرو ٹیچنگ کا یعنی 36 منٹس کا اس میں پورا گھنٹہ ہوتا ہے. پھر سے دوبارہ پیش کرنا. پہلے تو بنا کے لا لیے آپ پلان, وہ 6 منٹ میں آپ پیش کر دیے, 6 منٹ میں ان لوگوں سے ریویو لے لیے, فیڈ بیک, اس میں کچھ خامیاں رہ گئی تو پھر 12 منٹ کا ری پلان کرے. تو پورے کتنے ہو گئے؟ 12 24 ہو گئے. پھر اور 6 منٹ آپ کیا کرتے ہیں, اس کو پیش کرتے ہیں. اس کے بعد 6 منٹ فیڈ بیک لیتے ہیں. یہ 12 منٹ یعنی 36 منٹس کا یہ پیریڈ ہوتا ہے پورا. تو یہ چیزیں اس میں ذہن میں رکھیے. اور آپ کے کھیل کا طریقہ بھی ہے, پلے وے میتھڈ. یہ فروبل فیڈرچ کا ہے. یہ کھیل میں تعلیم دی جاتی ہے. اس میں کھیل پہلے تعلیم بعد میں. اس کا دوسرا نام کنڈر گارٹن میتھڈ بھی ہے. کھیل میں جو طریقہ ہے, کھیل سے سیکھنا, کھیل دیا جاتا ہے, وہ کھیل سے کچھ تعلیم بھی حاصل ہوتی ہے بچوں کو. جیسا کہ ابھی گیم دیے, ابھی بتایا تھا میں آپ کو ترکیبی طریقے میں, وہ یہ کہ آپ کچھ فلیش کارڈز یا حروف کے کارڈز بنا کے یا حروف آپ پیش کر کے ان کو وہ حروف سے کچھ بنائیے. یا پھر کھیل کے لیے بھی کچھ چیزیں دے سکتے ہیں, جیسا تعلیمی تاش وغیرہ ہے, اس سے کھیلیے, کچھ ورڈز بنائیے. تو ایک کھیل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے. پہلے کھیل ہوتا ہے, بعد میں اس سے تعلیم ہوتی ہے. اس کا دوسرا نام کنڈر گارٹن میتھڈ بھی ہے, جو بنیادی تعلیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر اس چونکہ اردو سے تعلق رکھنے والا اور ایک طریقہ ہے کہانی کا طریقہ. بہت سے طریقے ہیں, ایک کہانی کا بھی طریقہ ہے. اب کہانی کے طریقے میں کیا ہوتا ہے, پہلے کہانی سنائی جاتی ہے, کیونکہ بچوں کی نفسیات سے ہم آہنگ ہوتی ہے کہانیاں. بچے کہانی سننا پسند کرتے ہیں, تو کہانیوں میں ایسی کہانیاں ہونی چاہیے
कि जो आइडियल शख्सियात हों, यानी मिसाली शख्सियतें, बादशाहों की कहानी या अखलाकियात पर मबनी कहानियाँ या किस्से, ये मौसर तरीके से पेश किए जाते हैं। इनका मकसद जो होता है कि बच्चों में तरगीब देना, उनमें शौक़ पैदा करना, और ये तरीक़ा 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए यानी इब्तदाई तालीम के लिए मौजू है। लेकिन आगे की तालीम के लिए भी आप कहानी के तरीके से मज़ामीन को पढ़ा सकते हैं। बस चीज़ें हमारे पास जो उर्दू दरसी किताबें होती हैं, उर्दू दरसी किताब ऐसी होती है उसमें आपको साइंसी मालूमात भी मिलती हैं, अखलाकी मालूमात भी मिलती हैं, बाद औक़ात हिस्ट्री के लेसन्स भी उसमें आ जाते हैं, हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले भी सबक होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो बस असबाक़ को आप कहानी की शक्ल में पढ़ा सकते हैं। जैसा ड्रामा है, ड्रामे को आप कहानी की शक्ल में पेश कर सकते हैं, या फिर आपके ड्रामे को आप एक्टिंग की शक्ल में पेश करते हैं। तो यानी मुख्तलिफ तरीक़े। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि हम अपनी क्लासरूम में, कमरे जमात में, उसकी मुनासिबत से हम कौन सा भी तरीक़ा वहाँ पर अपना सकते हैं, और कोई क़ैद नहीं है कि कौन से तरीक़े से पढ़ाया जाए। मकसद ये होता है कि जो तरीक़ा इस्तेमाल किया जाए वो बच्चों के लिए मौज़ू हो। तो ये चंद तरीक़े तदरीस थे, और फिर इसके बाद हमको और भी चंद चीज़ें पढ़नी हैं, और ये कि मैं आपको बोला था शायद अभी इससे पहले कि तरकीबें नहवी जो होती है, यानी हम इल्म सर्फ, इल्म नहू में जो बहस की जाती है उसके मुताल्लिक़ थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। जैसा कि इल्म सर्फ में देखे थे हम, लफ्ज़ पर बहस थी, इल्म सर्फ में। इल्म नहू में जुमले पर बहस होगी, जुमले में अल्फाज के क्या ताल्लुक़ है उस पर बहस होगी। तो यहाँ पर आपको जो ख़ास तौर से पूछे जाने वाले, या पूछे भी जा सकते हैं नहीं भी, मगर आपको इसकी मालूमात रहनी चाहिए, वो ये है कि जुमले की तारीफ़ क्या है। जुमला उसे कहते हैं जो अल्फाज का मजमुआ हो, मुसलसिल अल्फाज का मजमुआ एक बात इसमें, और उसका मफ़हूम वाज़ेह हो, उसको हम जुमला कहेंगे। यानी जुमला में तहरीरी तौर पर हो या बात के ज़रिए हो, उसका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। अल्फाज का मजमुआ जुमला होता है, मगर हर लफ्ज़ का मजमुआ, हर चंद अल्फाज हम बोल दिए इधर उधर के, वो जुमला नहीं कहलाता, बल्कि उससे एक मफ़हूम वाज़ेह हो वो जुमला कहलाता है। तो अब जुमले में तहरीरी जुमला भी हो सकता है या तकरीरी जुमला भी हो सकता है। जुमले के जो अनासिर हैं या जुमले की जो लवाजिम हैं वो 2 हैं। पहली चीज़, जुमले की तारीफ़ बताए हम आपको कि जुमला क्या होता है। जो अल्फाज का मजमुआ होता है, अल्फाज के मजमुए की शर्त यह है कि उसका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए, वो जुमला कहलाता है। और जुमले के लवाजिम हैं, जुमले के अनासिर हैं, वो 2 हैं। एक है जुमले के अनासिर में, एक है मब्तदा और दूसरा है खबर। ये मब्तदा क्या होता है कि कोई शख्स या चीज़ होती है मब्तदा, यानी शुरू में। इंग्लिश में जैसा कि इसको सब्जेक्ट कहते हैं, और खबर को प्रेडिकेट कहते हैं। यानी 2 टुकड़े, यानी 2 अनासिर हैं जुमले के, 2 लवाजिम हैं जुमले के 2 लवाजिम, मब्तदा और खबर। मब्तदा में कोई शख्स होगा या कोई चीज़ के ताल्लुक से, कोई शख्स या चीज़ होगा, और खबर में क्या, उसके ताल्लुक से मालूमात दी जा रही होगी, वो कहलाएगा खबर। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर अब देखिए एक जुमला मैं यहाँ पर आपको कहूँगा मुब्तदा और खबर के लिए। अहमद ने रोटी खाई, एक जुमला है, अहमद ने रोटी खाई। यहाँ पर अहमद क्या हुआ, मुब्तदा हुआ, खबर क्या दी जा रही, रोटी खाई दी जा रही। अहमद क्या खा रहा, रोटी खा रहा, मुब्तदा खबर। अब यहाँ पे और एक चीज है कि यहाँ पर जो मुब्तदा है, मुब्तदा एक है, उसकी तौसी यहाँ पर नहीं है, और मुब्तदा और खबर की मुफर्रद सूरत में होते हैं। तो ये मुब्तदा है और अर्ज की खबर। अब जब इसको अगर बढ़ाया जाए, मुब्तदा और खबर को बढ़ाया जाए, मुब्तदा में या खबर में बढ़ाया जाए, इजाफा किया जाए, तो उसको कहते हैं, मुब्तदा अगर बढ़ा हुआ हो तो उसको मुब्तदे की तौसी
یا خبر بڑی ہوئی ہے تو اس کو خبر کی توسیع کہا جاتا ہے. مزید الفاظ وہاں پر اضافہ کیے جا سکتے ہیں. کیسا ہو سکتا ہے وہ؟ ایک ہے مثال کے طور پر اسم کے ساتھ اور ایک اسم لایا جاتا ہے. جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کوئی شخص سے مطلب اسم ہے, کوئی چیز وہ بھی اسم ہے, اور جب وہ مبتدا ہے تو اس کی توسیع کے لیے اس میں اضافہ یا اسم کے ساتھ اسم کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. اب ایک جملہ ہے, اس پہ غور کیجئے آپ. حیدرآباد شہر خوبصورت ہے. اب یہاں پر دیکھیے حیدرآباد شہر خوبصورت, خبر دی جا رہی. کیا دی جا رہی خبر حیدرآباد کی؟ یہ خوبصورت دی جا رہی, مگر حیدرآباد کے ساتھ ایک کا اضافہ ہو رہا, ایک اس کا اضافہ ہو رہا, اور ایک مبتدا کا اضافہ ہو رہا, یعنی اور ایک اسم کا اضافہ ہو رہا, وہ ہے شہر, حیدرآباد شہر. تو یہ شہر کیا کہلائے گا؟ توسیع مبتدا کہلائے گا. تو اسم سے توسیع ہو سکتی ہے, اور پھر صفت سے بھی توسیع ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھیے ایک جملہ, ٹھنڈا پانی پلاؤ, لمبے سرو کے درخت ہیں. اب یہاں پہ مبتدا کیا ہے؟ ٹھنڈا پانی پلاؤ میں مبتدا کی تعریف میں کیا بتایا تھا؟ مبتدا کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص ہو یا شے ہو, یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اسم ہو. شخص ہو یا شے ہو, وہ اسم ہو, یعنی مطلب یہ اسم ہو. تو اسم یہاں پر کیا ہے؟ مبتدا کیا ہے؟ پانی ہے. یہاں پر پانی ہے مبتدا. پلاؤ کیا ہے؟ خبر ہے. یہاں پہ پہلے آ گیا ٹھنڈا. ٹھنڈا کیا ہے؟ پانی کی صفت ہے. یہاں پر جو ٹھنڈا صفت سے یہاں پر مبتدا کی توسیع ہو رہی. پانی پلاؤ بولنے کے بجائے ٹھنڈا پانی پلاؤ بولے, تو یہاں پر مبتدا کی توسیع ہو گئی, مبتدا بڑھ گیا. اسی طرح سے لمبے سرو کے درخت, یہاں پر کیا ہے؟ لمبے سرو کے درخت. لمبے کے ساتھ سرو کی جو سو اضافہ ہو گیا. سرو درخت, سرو کیا ہے؟ درخت ہے, بتا دے رہے آپ. وہ درخت خبر ہو گئی. سرو کیا ہے؟ مبتدا ہو گیا, مگر اس کے ساتھ لمبا لگا ہوا ہے. لمبا کیا ہے؟ صفت ہے. صفت کے ذریعے مبتدا کی توسیع ہے. پہلے اسم کے ذریعے توسیع, صفت کے ذریعے توسیع. اسی طرح سے جو توسیع مبتدا ہوتا ہے وہ اضافی حالت میں بھی ہوتا ہے کسی اسم یا ضمیر. مثال کے طور پر ایک دیکھیے جملہ, میری کتاب لوٹا دو. اب یہاں پر کتاب لوٹا دو کے بجائے میری. اب میری کیا ہے؟ یہ اضافی حالت ہے, اضافت ہے نا, میری تیری اضافی حالت ہے. خبر کیا ہے؟ لوٹا دو ہے. کتاب کیا ہے؟ یہاں پر مبتدا ہے. اسی طرح سے یہ موہن کا قلم, میری تو یہاں پر ضمیر ہوا تھا, یہ موہن کا قلم ہے. موہن کا قلم ہے, موہن مبتدا ہے. موہن کا قلم ہے بول دیے تو ہو جاتا تھا, مگر اس کے بجائے کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ یہ موہن کا قلم ہے. پھر یہ سے مراد یہاں پر ضمیر اشارہ ہے. ضمیر اشارہ ہے یہ موہن کا قلم ہے. تو یہاں پر توسیع مبتدا ہو رہا ہے. اس کے ذریعے؟ ضمیر کے ذریعے. اور اضافت کیا ہے یہاں پر؟ کا ہے. اضافت کیا ہے یہاں پر؟ کا ہے. تو یعنی بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آئی ہوگی کہ مبتدا کیا ہے؟ شروع میں, جملے کے شروع میں اسم یا صفت جو آتی ہے, اسم جو آتا ہے, یعنی شخص ہو سکتا, شے ہو سکتی, وہ ہے مبتدا. اگر مبتدے میں کچھ اضافہ کر دیا جائے تو وہ توسیع مبتدا ہے. اور توسیع مبتدا کیسا ہوتا ہے؟ اسم اور اسم بڑھا کر ہوتا ہے. صفت, اسم کے ساتھ صفت کا اضافہ کر کے, پھر اضافی حالت اور ضمیر کے ساتھ اس کو اضافہ کیا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیں گے مبتدا و خبر, دو عناصر ہوئے تھے. جملے کے کتنے عناصر ہوئے؟ دو عناصر, ایک مبتدا دوسرا خبر. اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے. اور خبر کیا ہوتی ہے؟ اس کے متعلق جو بات کہی جا رہی اسم کے متعلق وہ خبر ہوتی ہے. اگر جب مبتدے میں اضافہ کیا گیا کسی لفظ کا تو وہ توسیع مبتدا ہوتا ہے. توسیع مبتدا کیسے ہوتا؟ اسم ملا کر ہو سکتا ہے, اسم صفت ملا کر ہو سکتی ہے, یا پھر اسم ضمیر اور اضافی حالت میں بھی ہو سکتا ہے. اب خبر کی توسیع,
एक जुमला यहाँ पर मैं कहूंगा, उसके बाद देखेंगे। वो अब दफ्तर नहीं आ सकता, वो अब दफ्तर नहीं आ सकता, ये जुमला है। इसमें मुब्तदा क्या है पहले वो देखना, फिर उसके बाद खबर क्या है वो देखना, फिर तौसी क्या हो रही देखना है, क्योंकि हम खबर की तौसी यहाँ पर पढ़ना चाह रहे। वो अब दफ्तर नहीं आ सकता, वो क्या है, मुब्तदा है, वो है मुब्तदा। दफ्तर नहीं आ सकता क्या है, खबर है, मगर यहाँ पर दफ्तर का इजाफा है, नहीं आ सकता बोल दिए तो हो गया था। अब दफ्तर नहीं आ सकता का इजाफा हो रहा, तो ये तौसीए खबर है, खबर तौसीए खबर। यानी जुमले के दो अनासिर मुब्तदा और खबर, अगर उसमें इजाफा किया जाए मुब्तदा में तो तौसीए मुब्तदा बोलेंगे उसको, और खबर में इजाफा किया जाए तो और खबर की तौसीए खबर कहा जाएगा। इसकी भी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। ये यानी सिफत से तौसी की जा सकती है, जैसा कि जमशीद को तेज बुखार है, जमशीद को बुखार है, यहाँ तेज का इजाफा किया गया, सिफत से उसकी तौसी हो रही खबर की। उसी तरह से फेले मातूफ से भी तौसी हो सकती है, वो सोच समझ कर काम नहीं करता, ये फेले मातूफ से तौसी हो रही। तो यहाँ पर जुमले की हम दो अनासिर पढ़े, एक मुब्तदा दूसरा खबर। अब जुमले की किस्में पढ़ेंगे। जुमले के अनासिर दो, मुब्तदा और खबर। अगर मुब्तदा में इजाफा हो रहा है, कैसे तरीके से हो रहा आपको बताया गया, जहन में ये रखना है कि मुब्तदा किसको कहते हैं वो समझना है आपको, उसके बाद खबर क्या है, दोनों चीजों को समझना है। जुमलों के अंदर उसी तरह से जुमला दिया जाता है कि मुब्तदा की निशानदही कीजिए या मुब्तदा ये है, आंसर दिए जाते। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर मुब्तदा की तौसी है तो तौसीए मुब्तदा कहेंगे, खबर की तौसी यानी खबर में इजाफा है तो खबर की तौसी खबर कहेंगे, या तौसी खबर की तौसी कहेंगे। अब जुमले की साख्त के एतबार से किस्में, जुमले को देखकर हम जुमले की हैयत को देखकर उसके किस्में क्या है वो उसकी तशरीह यहाँ पर करेंगे। मिसाल के तौर पर पहले जो एक जुमला आया था उसी को हम अगर गौर करें तो हमें पता चलता है क्या है कि अहमद ने रोटी खाई। यहाँ पर एक मुब्तदा है और एक खबर है। अगर एक मुब्तदा और एक खबर हो, एक मुब्तदा एक खबर हो, तो ऐसा जुमला क्या कहलाता है, मुफर्रिद जुमला कहलाता है। ऐसे जुमले को मुफर्रिद जुमला कहेंगे, एक मुब्तदा एक खबर, मुफर्रिद जुमला। अब मुरक्कब जुमले में क्या हो जाता है, दो मुफर्रिद जुमले मिल जाते हैं, मिलाने के अलग अलग तरीके हैं। दो मुफर्रिद जुमले मिलते हैं, यानी मुब्तदा एक हो सकता है, उसकी दो खबरें हो सकती है, तो वो मुरक्कब जुमला कहलाता है। मुफर्रिद जुमले में, यहाँ पर मुफर्रिद जुमले में दो किस्म होते हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जुमले की किस्मों में साख्त के एतबार से मुफर्रिद जुमला और मुरक्कब जुमला। और मुफर्रिद जुमला किसे कहते हैं, जिसमें कि जैसा अभी अहमद ने रोटी खाई, एक मुब्तदा एक खबर है। ऐसा जुमला जिसमें सिर्फ एक मुब्तदा और एक खबर हो, मुफर्रिद जुमला कहलाता है। और मुफर्रिद जुमले में हाँ उसके बाद है मुरक्कब जुमला। मुरक्कब जुमला, अब मुरक्कब जुमले में क्या होता है, जब दो या दो से जायद मुफर्रिद जुमले मिलते हैं तो वो मुरक्कब जुमला कहलाता है। यानी जब दो या दो से ज्यादा मुफर्रिद जुमले मिलकर एक ही मफहूम को जाहिर करते हैं तो वो मुरक्कब जुमला कहलाता है। जब दो या दो से जायद, दो से ज्यादा मुफर्रिद जुमले मिले तो मुरक्कब जुमला कहलाता है। अब मिसाल यहाँ पर है एक जुमला, हामिद गा रहा था और मैं सुन रहा था। हामिद गा रहा था और मैं सुन रहा था। हामिद गा रहा था एक जुमला है मुफर्रिद, और को निकाल दी हम, मैं सुन रहा था दूसरा है, मैं सुन रहा था दूसरा है। यानी दो यहाँ पर जुमलों को मिलाया गया है, ये मुरक्कब जुमला कहलाता है। अब मुरक्कब जुमले में मिलाने के लिए यहाँ पर हम और का इस्तेमाल किए हैं। और क्या है, हुर्फ़े अत्फ है, और हुर्फ़े अत्फ है, दो जुमलों को यहाँ पर मिला रहा है। हामिद गा रहा था और मैं सुन रहा था। अब यहाँ पर देखना है आपको
کہ مرکب جملے کی جو قسمیں بنتی ہیں کیسے بنتی ہے. یہاں پر ہم دیکھیں کہ احمد گا رہا تھا. ہم یہاں پر دیکھ رہے کہ احمد گا رہا تھا اور میں سن رہا تھا. اب یہاں دونوں کو علیحدہ کر دیے ہم. احمد گا رہا تھا اور کو نکال دیے میں سن رہا تھا. تو میں سن رہا تھا بھی ایک پورا جملہ ہے یہاں پر, یعنی کسی پر وہ منحصر نہیں ہے. اور حامد گا رہا تھا, اس کو علیحدہ کر دیے, یہ بھی مکمل جملہ ہے اور اس کا انحصار کسی پر نہیں ہے. تو اگر ایسا مرکب جملے جب اس طرح کا مرکب جملہ ہو تو یہ کہلاتا ہے مطلق جملہ, جس میں جو دو جملے ملے ہیں دونوں کو علیحدہ کرنے پر کوئی فرق نہ پڑے. مطلب یہ کہ پہلے جملے پر دوسرے جملے کا انحصار نہ ہو, بات واضح ہو جاتی ہو. دونوں کو بھی الگ کر دیے تو جو جملوں میں بھی بات واضح ہو جائے تو وہ کہلاتا ہے مطلق جملہ. مرکب جملے کی دو قسمیں ہوئی یہاں پر, مطلق جملہ اور دوسرا ہے ملتف جملہ. مطلق جملہ کیا ہے؟ ہر مفرد جملہ اپنا پورا مفہوم ادا کرے اور برابر کی حیثیت رکھتا ہو. پورا مفہوم ادا کر رہا نا, حامد گا رہا تھا, اب اس کو کسی پر منحصر ہونے کی ضرورت ہے نہیں ہے. میں سن رہا تھا, اس کو کسی پر منحصر ہونے کی ضرورت ہے نہیں ہے. تو دونوں الگ الگ مفرد جملے, حامد گا رہا تھا الگ کر دیے, میں سن رہا تھا الگ کر دیے تو بھی واضح مفہوم دے رہے, برابر کی حیثیت رکھ رہے. تو ہر مفرد جملہ اپنے برابر کی حیثیت رکھے اور پھر پورا مفہوم ادا کرے تو وہ کہلاتا ہے مرکب جملہ. ہاں, مرکب جملے میں مطلق جملہ. اور ایک ہے دوسری قسم, یہاں پہ دیکھیے ایک دیکھیے ایک جملہ, غور کیجیے اس پہ. ٹیچر کلاس میں آئے اور بچے خاموش ہو گئے. ٹیچر کلاس میں آئے اور بچے خاموش ہو گئے. اب یہاں پر میں الگ کر دیا ایک جملہ, ٹیچر کلاس میں آئے اور کو ہٹا دیا, بچے خاموش ہو گئے. بچے خاموش ہو گئے, کیوں خاموش ہوئے, یہاں پہ سوال پیدا ہوتا. اب اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ پھر ٹیچر کے کلاس روم آنے سے ہوگا. تو یہ جو جملہ ہے بچے خاموش ہو گئے, اس پر منحصر ہو رہا, پہلے جملے پر, پہلے مفرد جملے پر منحصر ہو رہا. اپنے طور پر بچے خاموش ہو گئے واضح مفہوم نہیں دے سکتا. خاموش ہو گئے تو کیوں خاموش ہوئے, سو پہلے جملے کے اندر ہے. تو ایک جملہ اصل ہو اور دوسرا جملہ اس کا ماتحت ہو تو وہ کہلاتا ہے ملتف جملہ. ایک جملہ اصل, دوسرا اس کا ماتحت, یعنی اس کے تحت ہو, وہ جملہ کہلاتا ہے ملتف جملہ. مرکب جملے میں مرکب جملہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں دو مفرد جملے ہوں مرکب جملہ کہلاتا ہے, اور ایک مفہوم دیتا ہو مرکب جملہ کہہ رہا. مرکب جملے کی قسمیں دو ہو رہی, مطلق جملہ اور ملتف جملہ. مطلق جملے کی تشریح کیا ہے؟ مطلق جملے کی تعریف کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں کہ ہر مفرد جملہ پورا اپنے طور پر آزاد ہو اور برابر کی حیثیت رکھتا ہو, مفہوم پورا دیتا ہو, وہ مطلق جملہ ہے. اس کے برعکس ملتف جملہ جس میں ایک اصل جملہ ہو, دوسرے جملے جتنے بھی آئے وہ اس کے ماتحت ہوں تو وہ کہلاتا ہے ملتف جملہ. بس یہاں تک اس کو یہ کر لیں گے. اس کی بہت سی قسمیں ہیں, اب وہ یہاں پر اتنے قسمیں آپ کو بتانا بھی میں مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں, اور آگے بڑھیں گے ہم اور کچھ پڑھ کے اس کے بعد اور ایک 15-20 منٹ پڑھ لے کے اینڈ کریں گے. شاید اگر کل کلاس رہے گی تو انشاءاللہ اور بھی چیزیں پڑھیں گے. تو ہم ایک ہے ہمارے پاس اصناف نثر و نظم تھا, اصناف سخن جسے کہتے ہیں. اس میں بہت سی باتیں میں آپ کو دوران کلاس بتایا, اور بہت سی چیزیں ہیں جس میں ہم کو پڑھنا ہے کہ کیا کیا ہے وہ. اور آپ کے ابھی وہ یعنی ہم غزل سے شروع کرتے ہیں. اب پہلے سرسری طور پر ادب, ہمارا جو ادب ہوتا ہے
वो अदब के दो हिस्से हैं, एक नज़म है और एक नसर है। और माहिरीन का ये कहना है कि नज़म पहले वजूद में आई, नसर बाद में। नसर बाद में शुरू हुई, पहले नज़म से शुरुआत हुई। अदब जो आगे बढ़ा, अदब की जो तरवीज हुई, अदब का जो इर्तिखा हुआ, उसमें पहले नज़म से शुरुआत हुई। ये माहिरीन का कहना है कि नज़म से शुरुआत होती है। तो एक नज़म का हिस्सा होता है हमारी दरसी किताबों में, एक नसर का हिस्सा होता है। नज़म में बहुत सी नज़में हैं जो कि करीब होती हैं, जैसा मिसाल के तौर पर आपके गज़ल है, कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है। कहते हैं कि शुरुआत गज़ल से हुई, बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं मसनवी से हुई। तो ये बहुत बड़ी बहस है किससे शुरुआत हुई, वो हमको उतना ज़्यादा भी अभी जानने की मैं समझता हूँ कि उतनी ज़रूरत भी नहीं है। मगर अब ये जो असनाफ़ नज़म है, इससे पहले भी एक बात कहा था मैं आप लोगों को कि एक अगर शेर भी है तो उसको जो कैटेगरी में किया जाता है वो नज़म कहलाता है। जो इबारतों में लिखी जाती है जो मुखफ़ा ना हो वह नसर कहलाती है। तो नज़म में सबसे मशहूर और मारूफ जो सन्फ है वह है गज़ल। गज़ल बहुत ही मकबूल है, बहुत ही मशहूर सन्फ है, और इसके लघवी माने याद रखना है आपको, वो तो हमेशा आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, औरतों से बातें करना। लेकिन जदीद दौर में गज़ल को औरतों से निकाल कर, यानी इश्क व आशिकी की बातें या बुलबुल गुलो बुलबुल की बातों से निकाल कर, इसमें बहुत से तहजीबी, मजहबी, तसव्वुफ़ी, फ़लसफ़ियाना, सियासी और समाजी मसाइल इसके अंदर अब पेश किए जा रहे हैं। तो पहले कहा यह जाता था कि 5 कम अज़ कम 5 अशार हो इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 11, लेकिन आज 25 की हद तक भी इसमें कहे जा रहे हैं गज़ल में अशार की तादाद। और इसमें जैसा कि आप लोगों को इससे पहले भी बताया गया था, गज़ल का पहला शेर होता है मतला। मतले क्या किसे कहते हैं, जिसमें के दोनों मिसरों के अंदर एक जो शेर होता है उसके 2 मिसरे होते हैं। ये भी बात आपको बताई गई थी, शेर के 2 मिसरे होते हैं। पहला मिसरा मिसरे उला, दूसरा मिसरा मिसरे सानी कहलाता है। ये भी ज़हन में रखना है आपको। तो जो गज़ल का पहला शेर होता है वो मतला कहलाता है। उसके साथ ये भी बात बताई गई थी कि अगर और एक जिसमें काफिया रजीफ की पाबंदी हो वो मतला कहलाता है, और अगर दूसरे शेर में भी इसी तरह का हो तो मतले सानी कहलाता है उसको, या हुस्न मतला भी कहते हैं। और उसके तीसरा भी इसी तरह का हो, यानी काफिया रजीफ की पाबंदी करता हो, बदौखत होता है, तो उसको मतलब सालिस कहते हैं। तो ये बात आपको बताई गई थी, हम काफिया हम रजीफ होते हैं। तो अब बाकी अशार में पहले मिसरे में काफिया नहीं होता, लेकिन दूसरे मिसरे में मतले की तरह काफिया की पाबंदी की जाती है। रजीफ और काफिया की पाबंदी से वो आगे बढ़ता है। तो काफिया किसे कहते हैं यह भी बता दिया गया था कि काफिया हमवज़न अल्फाज को कहा जाता था। उसमें एक वजाहत ये भी किया था मैं कि हमवज़न अमान में क्या फ़र्क है, वो भी बताया गया था। तो अब गज़ल का जो आखिरी शेर होता है वो मख्ता कहलाता है। गज़ल का आखिरी जो शेर होता है मख्ता कहलाता है। और गज़ल की खुसूसियत यह है कि हर एक शेर अपने तौर पर आज़ाद होता है। मतलब यह है कि एक शेर पूरा मुकम्मिल तौर पर माने दे देता है, मफ़हूम अदा कर देता है, और दूसरे शेर से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। इसलिए इसको गज़ल की खास खुसूसियत है। ये गज़ल की खास खुसूसियत है, यानी तसलसल नहीं होता इसमें। जिस तरह से कि नज़म में होता है तसलसल होता है, एक ही उन्वान पर, एक ही मजमून पर नज़म कही जाती है। बरसात की बहार अगर एक नज़म है तो बरसात की बहार के ताल्लुक से पूरे अशार कहे जाते हैं, एक दूसरे से रब्त रहता है उसमें, इसलिए जिसे नज़म बोलते हैं। मुनज़्ज़िम करना, नज़म के माने मुनज़्ज़िम करना, धागे में मोती पिरोना। उस तरह से जिस तरह से धागे में मोती पिरो दिए आप तो एक हार बन जाता है, उसी तरह से अशार होते हैं, तो वह नज़म कहलाती है। गज़ल में क्या है, हर एक शेर अपने तौर पर आज़ाद होता है। बज़ ऐसे भी हुआ है जैसा कि गालिब की गज़ल में है, गज़ल तो मुझे याद नहीं आ रही, तो वो गज़ल में गालिब अपना जो मकसद बयान करना चाह रहे थे वो एक शेर में नहीं 2 शेर में बयान किए वो, तो उसको कहा जाता है खिताबन। यह भी ध्यान में रखिए, उसको खिताबन कहते हैं। अगर एक शेर में, गज़ल के एक शेर में
मफहूम पूरा ना कर सकता हो शायर, तो दूसरा शेर भी कहता है, तो वो यानी दो अशार वहां पर मिल जाते हैं, उसको खिताबंद कहते हैं, और उसकी पहचान के लिए वहां पर खाफ लिखा जाता है, खाफ वहां पर लिखा जाता है। हाँ, तो ये तमाम चीजें गजल के ताल्लुक से हुई। यानी मुकम्मिल क्या होता है, ये मुकम्मिल तौर पर आजाद होता है, शेर मुकम्मिल तौर पर आजाद होता है। अब कहते हैं कि गजल की इब्तिदा ईरान में हुई थी। ईरान के शोरा ने अरबी कसीदे की तशबीब को अलग करके इसका नाम गजल रखा। कसीदा जो होता है उसमें अज्जा है, तशबीब है, ग्रेज है, मद है, और फिर दुआ है, ये उसके अज्जा है कसीदे के। तो ईरान के जो शोरा थे, ईरान में कौन सी जबान, फारसी जबान, फारसी का असर हमारी उर्दू पर है, ये हम पहले पढ़े थे। तो गजल की इब्तिदा ईरान से हुई, और ईरान के शोरा ने गजल को जो शक्ल दी असल में कसीदे से निकाले, जो उसकी तशबीब होती है। यानी पहला जो गजल के कसीदे के चंद पहले जो अशार होते हैं वो तमहीदी अशार होते हैं, वो तमहीदी अशार को ही तशबीब कहते हैं। वो तशबीब को कसीदे से अलग करके उसका नाम गजल रखा है। यहाँ पर मैं जैसा कि कह रहा था, मेरे पास लिखे हुए हैं अशार, किसके, गालिब के अशार, जिस अभी मैं खिताबंद कहा था ना, वो यहाँ पर है। देखिए, एक शेर के अंदर पूरा मफहूम वाज़े नहीं हो रहा, इसलिए गालिब दूसरे शेर को अभी सहारा लेते हैं। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ऐ खुदा क्या है। ये दोनों अशार में अपनी बात को पूरा कर रहे हैं, इसलिए इसको खिताबंद कहा जाता है। अब और एक बात यहाँ पर गजल के ताल्लुक से कही जाती है कि उर्दू में गजल की तारीख अगर देखें तो जितनी उर्दू जबान कदीम है उतनी कदीम गजल है। मतलब यह है कि गजल से उर्दू की शुरुआत हुई है अदबी मैदान में। ठीक है, यहाँ पे तमाम चीजें इसकी आ गई हैं। और एक बात यहाँ पर एक तो पहले भी बताया था मैं आपको कि जो गजल का बहुत ही अच्छा शेर होता है उसे बैतुल गजल या शहाबेत कहते हैं, बैतुल गजल या शहाबेत कहते हैं। और एक बात एक ध्यान में रखिए, जैसा कि अभी एक बताया था कि मैं इसके अशार की तादाद आज 25 कहे जा रहे हैं गजल में अशार, पहले 11 तक महदूद थे, वो 5 से 11 तक या 7 से 11 तक। मगर एक चीज ध्यान में रखिए कि इसके अशार की तादाद जो होती है वो ताख अदद में होती है, ताख अदद होता है। और एक बात इसमें यह है कि एक ही बहर में और एक ही रदीफ में कई गजलें कही जाएं तो इन्हें 2 गजला, 6 गजला, 4 गजला कहते हैं। एक ही बहर हो और रदीफ में, एक ही बहर एक ही रदीफ में कई गजलें भी कही जाती हैं। बाज़ औक़ात कई गजलें शायर कहता है, एक ही रदीफ और एक ही बहर। बहर इल्म अरूज में बताया आपको कि जिस पर शेर का वजन जांचा और परखा जाता है वो बहर कहलाती है। वो बहर, एक ही बहर के अंदर अगर गजलें लिखी जाए 3-4 एक साथ, तो अगर दूसरी गजल है तो 2 गजला, तीसरी गजल है तो 6 गजला, अगर 4 गजल है तो 4 गजला कहते हैं। एक ही बहर एक ही रदीफ में पाबंदी, ये चंद चीजें इसके गजल के मुताल्लिक थी। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मसनवी। मसनवी, गजल, मसनवी और कसीदा ये तीनों एक जैसे होते हैं, तवालत का फर्क होता है। अशार जो है वो हम खाफिया हम रदीफ होते हैं। इसके लग़वी माना है मसनवी के दोहरा किया हुआ, यानी 2-2। तो 2-2 अशार यहाँ पर मुसलसिल अशार का, 2-2 मुसलसिल अशार का मजमुआ आता है मसनवी में, इसलिए जिसका नाम मसनवी रखा गया है, दोहरा किया हुआ यानी 2-2 वाला, जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। हर शेर अलग अलग शेर के मिसरे हम काफिया। अब उसके बाद का शेर पहले के काफिया की पाबंदी नहीं करता है, लेकिन हर शेर का अपना अलग काफिया होता है। और
हैयत के एतबार से मसनवी का हर शेर अपनी जगह मतला होता है। क्योंकि हैयत देखिए, हम मतला किसको बोल रहे हैं, काफिया रजीफ की पाबंदी हो रही तो वो शेर मतला कहलाता है। तो यहाँ पर मसनवी का हर शेर मतला कहलाता है। क्यों मतला कहलाता है? इसलिए कि हर शेर के अंदर काफिया रजीफ अलग अलग होती है। अशार की तादाद यहाँ पर मुतय्यन नहीं है। मसनवी तवील भी हो सकती है, मख्तसर भी हो सकती है। मसनवी तवील भी हो सकती है, मख्तसर भी हो सकती है। जिस तरह से कि नसर में देखिए हम दास्तान बहुत तो तवील होती है, उसी को दास्तान कहते हैं। यहाँ पर उसके जो अशार यानी कि अशार में जो दास्तान कही जाती है मिसाल के तौर पर वो मसनवी है, तवील और मुख्तसर भी हो सकती है। और यहाँ पर जो मशहूर मसनवियाँ हैं हमारी उर्दू के अंदर, वैसे तो मसनवियाँ उसमें है आपके फारसी में है, अरबी में भी लिखी गई है मसनवियाँ। तो फारसी में ज्यादा है, शाहनामा फिरदौसी ऐसा एक मसनवी है। तो मसनवियाँ उसमें ज्यादा हैं। हमारे पास उर्दू में जो मशहूर मसनवियाँ हैं जिसमें सहरुल बयान मीर हसन की है, मीर हसन की सहरुल बयान है, और यहाँ पर गुलजार नसीम है, ये नसीम की है गुलजार नसीम मसनवी। और गुलजार नसीम जो मसनवी है ये बहुत ही तवील थी, इसको मख्तसर किया गया। हैदर अली आतिश के शागिर्द थे ये पंडित दयाशंकर नसीम। पंडित दयाशंकर नसीम ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द थे। तो उन्होंने जब मसनवी उन्हें दिखाई गुलजार नसीम, तो उन्होंने उन्हें तरगीब दी कि ये मसनवी तो बेहतर है लेकिन इसे मख्तसर करो। तो गुलजार नसीम जो है उसको मख्तसर किया गया, पंडित दयाशंकर नसीम ने उसे मख्तसर किया, लेकिन उसकी खुसूसियत बरकरार रही। मख्तसर करने से उसकी खुसूसियत में कोई फर्क नहीं आया। तो इसके जो अज्जा होते हैं मसनवी के वो 7 अज्जा हैं, 7 होते हैं। पहला मनाजात है। मनाजात बोल तो पहले शुरू के अशार में शायर यहाँ पर मुनाजात करता है, दुआएं करता है। उसके बाद नात कहता है। उसके बाद मनक़िबत, नात से मुराद वो नज़्म जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, नात कहलाती है। मुनाजात वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला से दुआएं की जाए, वो मुनाजात कहलाती है। और तीसरा है मनक़िबत। ये अज़्ज़ा आमतौर पर होते हैं इसमें। मनक़िबत वो अशार या वो नज़्म, ये मसनवी के हिस्से हैं, पूरे नज़्में हैं ये। मनक़िबत वो नज़्म होती है जो औलियाई की शान में कही जाती है। उसके बाद मिदाह की जाती है, यानी तारीफ बयान की जाती है हाकिम वक्त की। जो उस वक्त का हाकिम होता है, बादशाह होता है, उसकी मिदाह सराई की जाती है, उसकी तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है। उसके बाद 5वां है अपनी शायरी की, शायर तारीफ करता है उसमें। और 6वें में मसनवी लिखने का सबब बताता है। 7वें में किस्से या वाक़िए शुरू होते हैं। उसके बाद उसका 8वें में खातिमा होता है, यानी मुकम्मिल करता है। तो ये जुमला 8 अज्जा हैं मसनवी के। अब जरूरी नहीं है हर मसनवी के अंदर तमाम अज्जा होना जरूरी नहीं है। हर मसनवी में ये तमाम अज्जा जरूरी नहीं है। स्क्रीन कहाँ है जी अम्मा? मेरे पास स्क्रीन नहीं है ना, स्क्रीन नहीं है बल्कि तो ऐसा हो रहा है। अब मैं वहाँ अलीम सर के पास जाके स्क्रीन में बोलता हूँ, पहले वो बनाना पड़ता, कहते वो क्या बोलते हैं उसको, स्लाइड। उसके बाद फिर उसको कंप्यूटर में करना, वो स्क्रीन पे आता। वो मैं इससे पहले नहीं किया, नहीं तो हो सकता था। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो 8 अज्जा हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर मसनवी के अंदर तमाम अज्जा हों। अब इसमें हर किस्म के मज़ामीन बांधे जाते हैं, कोई मखसूस मजमून नहीं है इसके लिए। हुस्न इश्क के भी मज़ामीन होते हैं, रज़्म और बज़्म के भी होते हैं। रिज़्म और बज़्म बोल तो जंग के वाक़यात भी हो सकते हैं, महफिल के वाक़यात भी हो सकते हैं, हुस्न इश्क के मज़ामीन भी हो सकते हैं, बिंदो नसाहा के मज़ामीन भी होते हैं। और तारीफ़ जो माने तारीफ़ करना या फिर उनकी बुराई बयान करना, वो भी हो सकते हैं। और
ये चीजें मज़ामीन किसी भी किस्म के यहाँ पर बांधे जा सकते हैं मसनवी में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हुस्न व इश्क की बातें हो जाए या कोई और हो जाए, ऐसा नहीं है। हर किस्म का मजमून यहाँ पर बांधा जा सकता है। मसनवी में के जो उर्दू में के शोरा हैं, मसनवी में दक्कन के शोरा में नुसरती, इब्न नशाती, वजी और शुमाली हिंद के शोरा में मीर तकी मीर, दयाशंकर, पंडित दयाशंकर नसीम, मीर असर और फिर मिर्जा शौक, मीर हसन, ये लोग शामिल हैं। नवाब मिर्जा शौक है ये। तो ये शुमाली हिंद के है, मीर तकी मीर, दयाशंकर नसीम, मीर असर, नवाब मिर्जा शौक और मीर हसन। और फिर हमारे दक्कन के तेलंगाना के शोरा में नुसरती है, इब्न निशाती है, वजी है, मुल्ला वजी के नाम से जाने जाते हैं नुसरती। ये लोग हैं। यानी ये जो नुसरती शायर था वो आपके आदिल शाही दौर का है, और फिर वजी जो शायर है मुल्ला वजी हमारे यहाँ पर कुतुब शाही दौर के हैं। तो ये इसके ताल्लुक से है। और एक मरसिया पढ़ लेंगे, बहुत देर भी हो जा रही, कल जो भी बचा इंशाल्लाह आप थोड़ा सा, जबकि आपको दिया जाएगा वक्त, उस वक्त आप जो बोलिए कि क्या पढ़ना है कल। मरसिया और एक दफा भेजिए। आप क्या लिखे थे रे भाई? ये लिखे सो पढ़े तक चले गया ना। फिर एक दफा लिखिए, आप कुछ लिखे थे ना। तो मरसिया, मरसिया अरबी लफ्ज रिसा से है। इसके माने हैं, रिसा के माने ये लिख लेना है आपको। रिसा के माने हैं मैयत पर आंसू बहाने को। रिसा के माना है मैयत पर आंसू बहाने के। इसके बाद सूती, सूती बोलता हूँ आवाज से, आवाज के जरिए जो पढ़ाया जाता है वो सूती कहलाता है। आवाज पहले निकालना, आवाज के जरिए हर्फ को उसकी शनाख्त कराना, वो कहलाता है। पीडीएफ नहीं मिल सकता। कौन से? मुजर्रिद। और एक दफा लिखिए, मैं पूरा नहीं पढ़ा। हाजरा महनाज। और कोई लिखे थे कुछ? लिखिए जरा, पूरा नहीं पढ़ सका, जरा लिखिए, स्क्रीन पे रहने दीजिए। मरसिया अरबी लफ्ज रिसा से बना है। रिसा के माना है अबजदी तरीका। अलिफ बे जीम दाल, अबजद। हरूफ को ये करके पढ़ाने का तरीका है अबजदी तरीका। हरूफ को अलग अलग करके जो पढ़ाया जाता है वो अबजदी तरीका है। अबजद, अबजद से, जैसा अबजद आपको पढ़ाया गया था, अबजद हब्बा जुत्ती कलीमन साखस खरशत साखस जज्जख, ये इसको इल्म अबजद भी कहते हैं। अब अगर तरीके में अबजदी है बोले तो हरूफ को पढ़ाना है, हरूफ पहले इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद उसको समझाना है, आवाजें बताना है। पहले आवाज नहीं, सूती तरीके में पहले आवाज निकालना, बाद में हरूफ इंट्रोड्यूस करना, हरफ को इंट्रोड्यूस करना। जैसा आम बोले थे वो सूती तरीका है, आम बोल के अलिफ मदा को इंट्रोड्यूस कर रहे आप। पतंग बोल के पे को इंट्रोड्यूस कर रहे, पहले सूती उसके बाद उसको हरफ, पहले हरफ बदना के करेंगे तो अबजदी होगा वो। ठीक है। तो मरसिया अरबी लफ्ज रिसा से है। रिसा का माना है आंसू बहाना, इस पर आंसू बहाना, मैयत पर आंसू बहाना। तो उर्दू शायरी में मरसिया ऐसी नज़म को कहते हैं जिनमें किसी की मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए। यूँ तो बहुत से लोगों की मौत वाक़ई होती है, लेकिन उमूमन जो मरसिए लिखे जाते हैं, जो मरसिए हमें मिलते हैं, वो मरसिए शोहद सूतियाती तरीका। सूती आलूदगी पढ़े आप लोग। सूत बोल तो क्या है? आवाज। आवाज के जरिए, आवाज पहले बताना, फिर उसके बाद हरफ का इंट्रोडक्शन देना, वो सूतियाती तरीका कहलाता है। अब उसका फाउंडर कौन है, उसका मुअज्जिद कौन है, मेरे जहन में नहीं। हाँ, तो अरबी लफ्ज रिसा माने मैयत पर आंसू बहाने के है। तो
किसी की मौत पर रंजो गम करने के लिए जो नज्म कही जाती है वो मरसिया कहलाती है। यूं तो बहुत से लोगों की मौत वाक़ई होती है और सबके लिए मरसे नहीं कहे गए, मगर ख़ास तौर पे जो मरसिए कहे जाते हैं, आज भी जो मरसिए हमारे पास रिवाज में हैं वो मीर अनीस मिर्ज़ा दबीर के हैं और वो शहदाए करबला से के मुताल्लिक़ हैं। यानी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों की जो शहादत के वाक़ियात हैं उसको यहाँ पर मरसिए में कहा गया है। और फिर हाली ने भी मरसिया लिखे हैं। गालिब का मरसिया लिखा उन्होंने, इकबाल और दाग का मरसिया लिखा हाली ने। ये जो मरसिए हैं शख्सी मरसिए कहलाते हैं। गालिब का मरसिया, गालिब के इंतकाल पर हाली ने, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने मरसिया लिखा वो, और फिर इकबाल पर लिखा, दाग पर लिखा उनके इंतकाल पर। तो वो मरसिए शख्सी मरसिए कहलाते हैं। वाक़ियात करबला असल में मरसिया का मौजू है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की जो शहादत हुई है और उस शहादत के हालात को, वो वाक़ियात को अशार की शक्ल में कलमबंद किया गया है, अशार की शक्ल में कहा गया है, वो मरसिया कहलाता है। तो हमारे पास उर्दू में आमतौर मरसिए की तो यहाँ पर तारीफ हो गई थी। उर्दू में मरसिए की इब्तिदा दक्कन में है। मरसिया यहाँ पर दक्कन से शुरुआत होती है, चूँकि दक्कन अहले तशी का मरकज़ था, यानी शियाओं का। कुली कुतुब शाह शिया मजहब का मानने वाला था और चूँकि शिया मजहब के जो लोग होते हैं, जो अहले तशी होते हैं, शिया होते हैं, वो इमाम हुसैन उन लोगों के बहुत मानते हैं, तो उसकी शुरुआत इसलिए हमारे पास दक्कन में हो रही। और दिल्ली में भी मरसिए कहे गए, मीर सौदा ने मरसिए लिखे वहाँ पर। लखनऊ में मीर खलीक, मीर अनीस और ये मिर्ज़ा दबीर, ये मशहूर आपके मरसिया गो शोरा हैं। अब मरसिए के भी अज्जा है, जिस तरह से कि हम 8 अज्जा देखे थे मसनवी में, और इसमें भी अज्जा हैं, इसके भी 8 है मरसिए के अज्जा। नंबर 1 है चेहरा, और नंबर 2 है सरापा, नंबर 3 है रुखसत, नंबर 4 है आमद, नंबर 5 है रजिस, नंबर 6 है जंग, नंबर 7 है शहादत, नंबर 8 है बैन। अब ये पहला जो है चेहरा, चेहरा में क्या होता है, इस समय एक मंजर को शायर पेश करता है। रात का समा हो सकता है, सुबह का मंजर हो सकता है, दुनिया की बेसबाती का यहाँ पर जिक्र करता है, सफर की दुश्वारियों का यहाँ पर जिक्र करता है, और फिर अपनी शायरी की तारीफ कर सकता है, हम्द कह सकता है चेहरा के तौर पर, नात कह सकता है, मुनाजात कह सकता है। यानी ये तमहीद बांधने के लिए जो भी अशार कहे जाते हैं मरसिया में, पहले शुरू के अशार, वो चेहरा कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा है सरापा। सरापा में जो जंग के लिए आप लोग वाकिफ होंगे इससे कि शहादत इमाम हुसैन और उनके साथियों की जो शहादत हुई, उसमें एक के बाद एक दुश्मनों की फौज से मुकाबला करने के लिए जाते हैं। तो एक के बाद फिर दूसरे, उनकी शहादत होगी, फिर दूसरे, इस तरह से जाते हैं। तो वहां पर सरापा में जो होता है वो अशार जो कहे जाते हैं हीरो की खद्दो कामत, यानी जो जंग के लिए जा रहा है उसकी खद्दो कामत, यानी उनका होलिया और उनके नक्श निगार, खद्दोखाल, उनका लिबास का यहाँ पर जिक्र किया जाता है सरापा अशार में। उसके बाद रुखसत। रुखसत में हीरो का इमाम हुसैन से जंग की इजाजत लेना, यहाँ पर ये अशार का जिक्र किया जाता है। यानी जो भी जंग लड़ने के लिए दुश्मनान इस्लाम से आगे बढ़े, वो इमाम हुसैन से इजाजत लिए, इजाजत देके मुकाबले के लिए जंग में निकले। तो जो करबला का मैदान है वहां पर जो जंग वाक़ई हुई, टेंटों में ये लोग थे और टेंट से जो है इजाजत लेकर निकलते थे, और वो मैदान में वो उसकी फौज थी यजीद की, वो फौज से मुकाबला करते और यहाँ तक के शहीद हो जाते। तो
रुखसत में, यानी जो भी जंग के लिए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर इमाम कासिम भी जंग के लिए, तो उन्होंने अपने चाचा से रुखसत ली हीरो का, तो जंग की इजाजत लेना है, और अजीज और अकारीब जो थे टेंट में जो भी लोग थे उनसे इजाजत लेकर रुखसत होती है। ये रुखसत में अशार आते हैं। उसके बाद आमद, अब घोड़े पर सवार होकर ये जो हीरो है, यानी जो भी जंग के लिए जा रहे हैं, वो मैदान जंग में जाने का हाल उसमें बताया जाता है, घोड़े की तारीफ की जाती, घोड़ा कैसा है, और हीरो की शान यहाँ पर बयान की जाती है। पांचवा है रजिस। यहाँ पर हीरो जो होता है, यानी जो जंग के लिए जाता है, अपनी जुबान से वहां पर तारीफ करता है, अपने असलाफ के कारनामों का जिक्र करता है। अरे इमाम कासिम गए तो उन्होंने अपने आबा अजदाद का जिक्र किया, अपने नाना का जिक्र किया, बहादुरी का जिक्र किया, अपने कारनामों का वहां पर जिक्र करता है मुकाबले से पहले। उसके बाद जंग होती है। जंग में क्या होता है, हीरो वहां पर जो भी है उनमें से किसी बड़े पहलवान को अपने साथ लड़ने के लिए उभारता है, आने के लिए कहता है, और दोनों की लड़ाई होती है, फिर उसका खात्मा होता तो फिर दूसरा आता, इस तरह से तलवारें चलती है, जंग होती है। अब यहाँ कब तक जंग होती है, जब तक के शहादत नहीं मिल जाती, यानी मतलब यह है कि इंतकाल नहीं हो जाता, लड़ते लड़ते वो शहादत पाते हैं। शहादत हो जाती है, उसके बाद शहादत के अशार कहे जाते हैं, हीरो का दुश्मन के हाथों शहादत का बयान किया जाता है। यहाँ पर इस तरह से शहादत हुई। उसके बाद फिर जो शहादत पर रोए जाते हैं, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके असहाब रोने की तरफ रोते नहीं थे, लेकिन यहाँ पर बैन में जो होता है वो रोते हैं। इस पर अजीज व अकारिब जो औरतें होती हैं वो मातम करती हैं, उसके अशार यहाँ पर कहे जाते हैं। ये इसके 8 अज्जा हैं। तो ये पूरा मरसिया, हम जितने भी मरसिए अब पढ़े, मिसाल के तौर पर आप दरसी किताबों में जो मरसिए पढ़ते हैं, ये पूरे अज्जा उसमें नहीं आते, चंद एक अज्जा का वहां पर जिक्र किया जाता है। अगर पूरा मरसिया पढ़े तो ये अज्जा मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से एंड करना चाहूंगा मैं।